नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बढ़ती महंगाई की, और इसमें जो सबसे ज्यादा चुभ रही है वो है ईंधन के दाम। पेट्रोल और डीजल 8 दिनों में 7वीं बार महंगे हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। कई शहरों में पेट्रोल के दाम अब 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 101 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर का हो गया, जबकि दिल्ली में डीजल 4 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा 115 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल 99 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। सरकार सीधी सी बात है, लूट रही है, इसमें और कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है? नहीं, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इन लोग तंग कर रखे हैं। हाँ जी, देखो ऐसा गरीब आदमी के पास काफ़ी इसमें बोझ पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना चाहिए इस विषय में। आपको लगता है टैक्स घटाना एक विकल्प है पेट्रोल डीजल पर? टैक्स तो देखो बड़े आदमी भरते, छोटा आदमी टैक्स भरता नहीं है। जो नॉर्मल आदमी है वो तो टैक्स भरते नहीं है। बड़े आदमी पर टैक्स का असर पड़ना चाहिए और ये चीज़ें घटनी चाहिए। पेट्रोल तो बढ़ ही रहे रेट, डेली बढ़ते जा रहे हैं। खर्चा तो बढ़ ही गया सब, आने जाने का खर्चा बढ़ गया। कितना असर पड़ा? मतलब आपके जैसे एक दिन में कितना पेट्रोल भराते हो आप? करीब 300 रुपये महीना का खर्च पड़ गया आज के रेट से। यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत मंगलवार को $110 प्रति बैरल से कुछ ऊपर बनी रही। पिछले 4 हफ्तों से यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल लगातार जारी है। We are also facing the situation. इस जंग का असर हर देश पर पड़ रहा है। जैसे महामारी से हर देश पर असर पड़ा था, लेकिन जंग से कई सप्लाई पर असर पड़ रहा है। वैल्यू चेन्स टूट चुकी हैं, नई मार्केट्स खुल रही हैं। पुरानी मार्केट्स में अब कुछ भी सामान्य नहीं है। But this impact is disruption to very many supplies. इसके साथ ही अब पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स और ड्यूटी को घटाने की मांग भी तेज हो रही है। इंडियन ऑयल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 16 मार्च 2022 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थी। इसमें भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और दिल्ली सरकार द्वारा वसूले जाने वाले वैट का हिस्सा 15 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर था। यानी प्रति लीटर पेट्रोल पर दिल्ली में टैक्स और ड्यूटी का हिस्सा कुल मिलाकर 45 रुपए 40 पैसे यानी 45.48% था। अगर हमारी लागत बढ़ेगी तो हमारे किराए में भी बढ़ोतरी होगी। इससे जो भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो कमोडिटीज है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी महंगाई में बढ़ोतरी होगी। और जो महंगाई उचले स्तर पर है, आने वाले दिनों में ट्रक भाड़ों में माल ढुलाई में बढ़ोतरी होने के कारण इसका असर महंगाई पर भी गिरेगा। हमारी सरकार से अपील है कि 3 महीने में एक बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। वन नेशन वन टैक्स के माध्यम से इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए और देश भर में एक सामान्य तेल की कीमतें होनी चाहिए। यूक्रेन युद्ध का साया अंतर्राष्ट्रीय तेल अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल और ज्यादा महंगा होने से भारत का तेल आयात बिल लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ डीजल जैसी कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत में महंगाई दर और बढ़ने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में बढ़ती सांप्रदायिकता के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को जिम्मेदार बताया है। हालांकि कुछ बीजेपी विधायक भी अब अल्पसंख्यकों की दुकानों के बहिष्कार और हलाल मांस के खिलाफ चल रहे प्रचार को लेकर पार्टी लाइन के खिलाफ बाकायदा अब अपनी आवाज उठा रहे हैं। मंदिर परिसर से अल्पसंख्यकों की दुकानों को हटाने की मांग के बाद हलाल मीट के त्योहारों में बहिष्कार और अब मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों को अलग थलग करने की कोशिश, यह सब कर्नाटक में पहली बार हो रहा है। माहौल बिगड़ रहा है। सरकार के कुछ मंत्री इसे शह दे रहे हैं,
मुख्यमंत्री खामोश है। ऐसे में अब सवाल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर उठ रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघ के दबाव में चुप हैं। Our chief minister is a puppet. हमारे मुख्यमंत्री एक विशेष संगठन की कठपुतली हैं। उनके इशारे पर नाच रहे हैं। वो जो कहते हैं ये कर रहे हैं। सरकार ने क्या फैसला लिया है? ऐसे मामलों के बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। Where is the decision of this government? बीजेपी एमएलसी एच विश्वनाथ के बाद अब राजस्व मंत्री आर अशोक और बेलगावी के बीजेपी विधायक अनिल बेनेके भी मुस्लिम और ईसाइयों की दुकानों के बहिष्कार के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से व्यापार करने का अधिकार है। मुसलमानों के व्यापार करने से मुझे कोई तकलीफ नहीं। हम लोग एक समाज में रहते हैं और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में हालात क्यों खराब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पावर स्ट्रगल में पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। पार्टी के अंदर उनका विरोधी खेमा मौके की तलाश में है। ऐसे में बसवराज बोम्मई संघ की नाराजगी से बचना चाहते हैं। मौके का फायदा उठा रहे हैं वो नेता जो अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें येडियुरप्पा ने अब तक नियंत्रण में रखा था। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। सुपरटेक बिल्डर के बाद अब दिल्ली एनसीआर का एक और बिल्डर दिवालिया होने के कगार पर है। लॉजिक्स डेवलपर्स पर नोएडा विकास प्राधिकरण का 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इसके मारे 2000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के करोड़ों रुपए फंस गए हैं। पेश है रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। नोएडा के ब्लॉसम जस्ट में रहने वाली तृप्ति बीते 1 साल से बिना बिजली और पानी के कनेक्शन के रह रही हैं। 45 लाख रुपए का पूरा भुगतान करने के बावजूद बड़ी मुश्किल से उनको फ्लैट तो मिला, लेकिन ना तो इसकी रजिस्ट्री हुई और ना ही कोई सुविधाएं मिल रही हैं। जब मेरी शादी हुई थी 2012 में, तब से लेके मेरे 2 बच्चे भी हो गए, तब भी एट प्रेजेंट भी इन्होंने कुछ भी अभी मेरे हाथ में नहीं दिया। तब जाके बहुत मुश्किल से पिछले साल जून में इन्होंने दिया है। एंड यहाँ पे पंगा ये है कि हर एक चीज का इन्होंने पैसे ले लिए। तृप्ति फिर भी खुशकिस्मत हैं कि उनको फ्लैट मिल गया, लेकिन अभी इसी प्रोजेक्ट में 2000 से ज्यादा फ्लैट्स खरीदारों को पूरा पैसा देने के बावजूद कुछ नहीं मिला है। कई सालों से अधूरे पड़े टावर्स में काम भी नहीं चल रहा है। अब वो खरीदार रेरा से लेकर कोर्ट तक के चक्कर लगा रहे हैं। 2011 का वो मनहूस साल था जब बच्चों का और अपना पेट काट करके दुनिया भर का पैसा बचा के कहाँ से लोन लेके जस्ट में फ्लैट बुक कराया इन सपनों के साथ कि अपनों घर मिलेगा और 2-4 साल में घर चले जाएंगे और अपना एक आशियाना होगा जहाँ आराम से रहेंगे। लेकिन समय बीतता गया, इंस्टॉलमेंट देते गए, बैंकों को ब्याज देते गए। जो फ्लैट मिलना था उसका कुछ पता ही नहीं है कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है। आखिर का इंतजार करते करते 7 साल का इंतजार किया। 2018 मैंने रेरा में केस फाइल कर दिया। अब रेरा में साल भर केस चला। रेरा ने बड़ा हास्यास्पद जजमेंट दे दिया मुझे। घर मिल नहीं रहा है, EMI बैंक को दिए चले जा रहे हैं, ब्याज बैंक को दिए चला रहे हैं और घर का अता पता नहीं है। लॉजिक्स डेवलपर पर नोएडा विकास प्राधिकरण का 291 करोड़ रुपए बकाया है और रेरा में करीब 200 केस भी लोगों ने कर रखे हैं। इन सब मामलों पर कंपनी का पक्ष लेने हम लॉजिक्स बिल्डर्स के दफ्तर पहुंचे। हम लोग लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स के पास में आए हुए थे उनका आधिकारिक बयान लेने के लिए, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और एक ये कोर्ट के ऑर्डर की उन्होंने कॉपी हमें दी और ये कहा कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसको वो मानेंगे। दिल्ली NCR में दर्जनों ऐसे बड़े बिल्डर्स हैं जिनके पास हजारों खरीदारों के करोड़ों रुपए फंसे हैं। अब एक के बाद एक बिल्डर्स के दिवालिया घोषित होने से फ्लैट्स खरीदारों के बीच डर का माहौल है। दिल्ली NCR के सैकड़ों अधूरे पड़े इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हजारों परिवारों के सपने दफन हो चुके हैं। इसी के चलते आज की तारीख में इन्हें घोस्ट टाउन कहा जाता है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जिस शख्स ने अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी इस तरह के अधूरे प्रोजेक्ट्स में लगाई होगी, वो इनको देखकर क्या सोचते होंगे। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
राजस्थान के सरिस्का में कल शाम एक आग लगी और ये आग अब 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में पसर चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर लगातार इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। जंगल में आग पर लगातार हेलीकॉप्टरों से पानी डाला जा रहा है। इसके लिए सिलिसेड झील से पानी लाया जा रहा है।